आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जीओसी का पार्ट 1 पहले ही हमने अपलोड कर दिया है और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने बॉन्ड ब्रेकिंग आपको बताई है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में कार्बोकेटायन, कार्बेन आयन, आपको कार्बीन बताया है। आज के इस पार्ट 2 में हम लोग फ्री रेडिकल और नाइट्रीन पढ़ेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और उसके एप्लीकेशन, ये सारी बातें हम लोग पार्ट 2 में करने वाले हैं। तो चलिए स्ट्रेट अवे हम लोग अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो बच्चों, यहां पर हम लोग फ्री रेडिकल देखेंगे और फ्री रेडिकल देखिए क्या होता है। बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्री रेडिकल मतलब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है जो फ्री है। अब ये कैसा होता है? यहां पर दो प्रकार के शेप्स फ्री रेडिकल के लिए प्रपोज्ड होते हैं। ये एक अनचार्ज स्पीशीज होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। यहां पर देखिए, यहां पर हमने फ्री रेडिकल को बना के दिखाया हुआ है और दो इसके वेरिएशंस आपको मिलते हैं। एक वेरिएशन होता है इस प्रकार का ट्राइगोनल प्लेनर, तो आप देख सकते हैं यहां पर आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर ये स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं। एक सेकेंड, ये देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है और जहां पर हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का sp2 है और यहां पर आप देख सकते हैं एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसी को फ्री रेडिकल बोलते हैं। अनपेयर्ड, ये एक इलेक्ट्रॉन को फ्री रेडिकल बोलते हैं। एक जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो ये वाली है, जो प्लेनर नहीं होती, पिरामिडल होती है। अब देखिए दोनों में डिफरेंसेस क्या है और किन किन सर्कमस्टांसेस में क्रिएट होते हैं। ये जो ट्राइगोनल प्लेनर है, यहां पर रेडिकल एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में है और बाकी के सारे जो बॉन्ड है वो sp2 होते हैं। और ये वाला जो फ्री रेडिकल है, जो ट्राइगोनल, जो पिरामिडल है, यहां पर जो रेडिकल है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रहते हैं और सारे बॉन्ड्स भी sp3 हैं। तो यहां पर आपने देखा दो प्रकार के वेरिएशंस हो सकते हैं फ्री रेडिकल के। कौन सा फॉर्म एडॉप्ट होगा? इज इट ट्राइगोनल प्लेनर और पिरामिडल? इट डिपेंड्स कि कार्बन किनके साथ जुड़ा है और यही इसको एक बहुत खास चीज बनाता है। तो इसके फीचर्स में हमको ये देखना है। अब देखिए, पहला फीचर, CH3 रेडिकल एज वेल एज ऑल सिंपल एल्काइल फ्री रेडिकल। CH3 हो गया, CH3, CH2 हो गया, टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया, मतलब जो सिंपल एल्काइल फ्री रेडिकल्स होते हैं ये सारे के सारे sp2 होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं और इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फ्री रेडिकल अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में रहता है। लेकिन ऐसा फ्री रेडिकल जहां कार्बन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो, लाइक फ्लोरीन, तो यहां पर CF3 रेडिकल का हमने जिक्र किया। यहां पर जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है और जो फ्री रेडिकल होता है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में होता है और जो शेप होता है पिरामिडल होता है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे एक बहुत अहम कारण है। अब जैसे देखिए, हमने आपको बताया अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कार्बन से जोड़ देंगे तो sp3 हो जाता है। अब आप बात समझे, sp3 में अगर P का परसेंटेज देखें तो 75 है। sp2 में अगर आप P का परसेंटेज देखें तो लगभग वो 66% है। यानी sp3 में P का परसेंटेज ज्यादा है और जब P का परसेंटेज ज्यादा होता है तो आप इलेक्ट्रॉन सामने वाले की तरफ ज्यादा देते हैं, आपकी डोनेटिंग एबिलिटी ज्यादा होती है। तो क्या ऐसा कारण है कि CF3 में कार्बन ने ज्यादा देने की बात को मंजूरी दी? कारण है फ्लोरीन। फ्लोरीन इतना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि वो जबरदस्ती कार्बन से डिमांड करता है बहुत इलेक्ट्रॉन की और उसकी इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए कार्बन को लंबा हाथ बढ़ाना होता है। और ये लंबा हाथ कैसे बढ़ाएगा? अपने P के कंटेंट को बढ़ाकर। तो वो sp2 को नहीं पॉजेस कर सकता क्योंकि वहां पर P का कंटेंट सिर्फ 66% है। तो वो क्या करता है? sp3 करता है, जहां 75% P का कंटेंट है तो सामने वाले को उपलब्धता ज्यादा कराता है, डोनेट ज्यादा करता है, क्योंकि डिमांड ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा। तो यहां डिमांड और सप्लाई वाले आप जो सिस्टम है उससे चीजों को समझ सकते हैं। और ये देखिए क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। अब आप बात को समझें, जो कार्बीन है वो डायामैग्नेटिक भी हो सकती है, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि कार्बीन के पास
वो डाई रेडिकल है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वहां पर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नॉन बॉन्डिंग है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉन बॉन्डिंग कार्बीन में। अगर ये एक ही ऑर्बिटल में है तो डायमैग्नेटिक, अलग अलग में है जैसा कि ट्रिपलेट में होता है तो पैरामैग्नेटिक। लेकिन यहां पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो हमेशा अनपेयर्ड होता है, इसीलिए फ्री रेडिकल्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो आपको मोड दे सकता है ऑप्शन की कौन सा स्पीशीज हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा, तो कार्बोकेटायन नहीं, कार्बेनायन नहीं, कार्बीन नहीं, फ्री रेडिकल यस। इस बात को आपको ध्यान रखना है, कैसे यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा रहता है। बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। अब अगला जो हमारा बहुत ही खास इंटरमीडिएट है, नाइट्रीन इंटरमीडिएट। आप देख सकते हैं यहां पर हमने नाइट्रीन इंटरमीडिएट को बनाया है, और इस नाइट्रीन इंटरमीडिएट की खास बात आप देख सकते हैं यहां पर। ये देखिए, ये नाइट्रीन जो इंटरमीडिएट है, हम आपको डिफरेंट डायग्राम में यहां पर आप देख सकते हैं नाइट्रीन इंटरमीडिएट। इसके भी 2 वेरिएशंस होते हैं बच्चों, इसके भी 2 वेरिएशंस होते हैं। आप देखिए, ये नाइट्रोजन है, इसके पास भी 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से कार्बीन का एनालॉगस है। ये 2 नॉन बॉन्डिंग अगर एक ही ऑर्बिटल में रहते हैं लोन पेयर की तरह, तो उसको सिंगलेट बोलते हैं, जैसे कार्बीन में बोलते थे। और इस केस में ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है ये p ऑर्बिटल होता है। लेकिन अगर यहां पर आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन जो नॉन बॉन्डिंग हैं वो अलग अलग ऑर्बिटल में हैं, तो इसको हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं, जैसा कि कार्बीन में बोलते थे। और ये नाइट्रोजन अब साफ तौर पर sp हाइब्रिडाइज्ड है। और खास बात यह है कि यहां पर आप देख सकते हैं कि ये सेक्सटेट अपना पूरा करता है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट इनकंप्लीट होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि किस प्रकार से इनका वेरिएशन होता है। अब देखिए, नाइट्रीन्स का कुछ खास रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे तो उसकी उपयोगिता वहां पर आएगी, जब हम लोग जो डिफरेंट रिएक्शंस पढ़ते हैं, जहां पर हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन वगैरह है, वहां पर नाइट्रीन का हम लोग जिक्र करते हैं, वो सारी बातें आएंगी। इसके पहले हम लोग कुछ और बातें कर लें। अब अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? होता क्या है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक स्पीशीज जो होती हैं, खासकर जो इंटरमीडिएट है वहां पर इसकी चर्चा ज्यादा होती है। तो वहां पर जो इंटरमीडिएट है, जैसे कार्बोकेटायन है तो कार्बन पे प्लस चार्ज है, कार्बेन आयन है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो उनसे जो जुड़े ग्रुप होते हैं वो अपने जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है या फ्री रेडिकल है, वहां पर ये ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स को या तो दे सकते हैं या तो खींच सकते हैं। ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है किसी ग्रुप के द्वारा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। और ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इंडक्टिव हो सकता है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन, मीजोमरिक या इलेक्ट्रोमरिक, इन सभी में जो ग्रुप होते हैं वो अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या तो दे सकते हैं या तो ले सकते हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है इसको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलते हैं। अब ये हमने जैसा आपको बताया इंडक्टिव होता है, मीजोमरिक है, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमरिक। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आप देखिए, हमने एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, these effects are largely responsible to account for the stability of reaction intermediate। इनका सबसे ज्यादा जिक्र होता है जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, इन सबकी स्टेबिलिटी के लिए अकाउंट करने के लिए, उसको समझाने के लिए हम इन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एक एक इफेक्ट को हम लोग बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए इंडक्टिव इफेक्ट, इट इज इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग या बॉन्ड शिफ्टिंग भी बोल सकते हैं थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन का डोनेशन या विड्रॉल है सिग्मा बॉन्ड के माध्यम से। आप सिग्मा बॉन्ड को किसी के सामने उसकी तरफ खिसका सकते हैं, दे सकते हैं, या उससे आप विपरीत ले सकते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड का जब डिस्प्लेसमेंट होता है टुवर्ड्स या अवे, इसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। जब आप किसी को देते हैं तो देने को हमेशा बोलते हैं पॉजिटिव, आप उसका प्लस कर रहे हैं तो उसको प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे। और जब आप किसी से लेते हैं तो आप उसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, आप उससे सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। तो यहां पे 2 प्रकार के इफेक्ट होते हैं, प्लस
प्लस आई से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं और माइनस आई से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को पुल करते हैं, खींचते हैं। अब बच्चों यहां पर आप देखिए, हमने एक एग्जांपल आपको दिया, ये टर्शियरी कार्बोकैटायन है और इस टर्शियरी कार्बोकैटायन में आप देख सकते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन इसको बोलते हैं। यहां पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और इससे हमने 3 मिथाइल ग्रुप बच्चों जोड़ के रखे। अब आपको बता दें, ये जो मिथाइल ग्रुप होता है ये एक प्लस आई ग्रुप होता है। प्लस आई ग्रुप का मतलब ये हुआ कि ये जो अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ये सामने वाले की तरफ डोनेट कर देता है, पार्शियली, पूरा नहीं। आप डोनेट करते हैं तो अपना पूरा संपत्ति तो नहीं डोनेट करते, कुछ डोनेट करते हैं। तो ये अपना जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है इस कार्बोकैटायन की तरफ ढकेलता है, इस डिस्प्लेसमेंट को, सिग्मा बॉन्ड को जब आप ढकेलते हैं इसको प्लस आई इफेक्ट। इसी प्रकार ये वाला मिथाइल भी अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ ढकेलता है प्लस आई, और ये वाला भी ढकेलता है तो प्लस आई। तो आप सोचिए यहां जो कार्बोकैटायन का कार्बन है ये माला माल हो जाता है, क्योंकि 3-3 मिथाइल ग्रुप अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अपने प्लस आई इफेक्ट के माध्यम से इसको डोनेट करते हैं। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो इस पर इलेक्ट्रॉन का सूखा पड़ा है वो कम हो जाता है, इसको राहत मिलती है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए ये जो प्लस आई इफेक्ट है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और इस प्रकार से उसको एक स्टेबिलिटी मिलती है। अब देखिए दूसरा जो प्रकार का इफेक्ट है वो, इसको हम समझाएं थोड़ा और इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस शार्पली विद डिस्टेंस। हमने आपको बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। अब देखिए इसका कैसे वेरिएशन होता है। अब इसे एग्जांपल से थोड़ा समझते हैं। यहां पर देखिए इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ये बेचारा इलेक्ट्रॉन का मारा है, इस पर इलेक्ट्रॉन का सूखा पड़ा है, और ये जो अल्काइल ग्रुप्स देखिए CH2 लगा है, यहां CH2, ये CH3, ये सारे प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। अब बच्चों आप समझिए, ये जो इलेक्ट्रॉन का मारा सूखाग्रस्त इलाका है, इसको जो सबसे समीप इसके कार्बन होगा वह सबसे ज्यादा उससे प्रभावित होगा, उसको ज्यादा उस पर दया आएगी सबसे ज्यादा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये जो अपना प्लस आई इफेक्ट शो करेगा वह सबसे ज्यादा करेगा, क्योंकि वो सामने सीन देख रहा है, सामने से एकदम प्रभावित हो रहा है, बहुत ज्यादा इंड्यूस हो जाता है, इसीलिए इसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। अब बच्चों क्या हुआ, जब ये दे देता है इसको तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा कमी आ जाती है। तो इसके ऊपर भैया किसी को कोई दिक्कत है, किसी को लाख रुपया का नुकसान हुआ है, तो आपने उसकी 100 रुपए की मदद कर दी। तो आप 100 रुपए की मदद तो कर देते हैं, लेकिन आप भी दुखी हो जाते हैं क्योंकि आपका 100 रुपया चला गया। तो आपका जो पड़ोसी है वो देखता है भैया इनको 100 रुपए का नुकसान है, तो वो थोड़ा आपसे प्रभावित होता है, आपको 10 रुपए की मदद कर देता है, वही होता है। तो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज देख के इसका जो पड़ोसी है वो देखता है यार इसको 100 रुपए की दिक्कत है। बताइए यहां पर इसको 1 लाख की दिक्कत थी, इस पड़ोसी इसको 1 लाख नहीं दिख रहा है, 100 दिख रहा है, तो ये इसकी मदद कर देता है, लेकिन उतनी नहीं करता है क्योंकि इसको दिक्कत कम है, 100 रुपए की है, तो 10 रुपए दे देता है, और ये भी व्याकुल हो जाता है अपना 10 रुपए देके। तो इसका जो पड़ोसी देखता है 10 रुपए की इसको दिक्कत है, तो वो भी इसको जो है 1 रुपया दे देता है। तो देखिए किस प्रकार से तेजी से यहां 1 लाख की कमी थी और यहां पर 1, 2, 3 तीसरे कार्बन पर आते आते 1 रुपए की हो गई। तो 1 लाख से 1 का सफर बहुत जल्दी तय कर लिया, यानी दूरी के साथ इंडक्टिव का प्रभाव बहुत तेजी से डिक्रीज होता है। यही बात हमने यहां दिखाई है बच्चों। एक जब डेल्टा लिखते हैं तो वो रिलेटिवली ज्यादा होता है, अब डेल्टा डेल्टा लिख दिए तो वो और कम हो गया, एक और डेल्टा लगा दिए तो बहुत कम हो गया। इस बात को ध्यान रखिए, यही हमने यहां पर शो किया है, ये इससे ज्यादा है और ये इससे बहुत ज्यादा, मतलब बहुत तेजी से कम हो रहा है। अब इंडक्टिव में अगर आपको क्वेश्चन देखे इस कार्बन ए, बी और सी में जो इंडक्टिव इफेक्ट है, जो इलेक्ट्रॉन का एक डिस्प्लेसमेंट है, जो डोनेशन है इंडक्टिव के माध्यम से, कौन ज्यादा कर रहा है कौन कम, सबसे ज्यादा डोनेशन कर रहा है ए, फिर बहुत तेजी से कम हो रहा है बी, और बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है सी में। तो इंडक्टिव इफेक्ट बहुत तेजी से कम होता है और 2 कार्बन के बाद तो हम लोग उसको नेग्लिजिबल ही मान लेते हैं। तो 2 कार्बन तक इंडक्टिव का जो प्रभाव होता है तगड़ा होता है, और तीसरा और आगे जो आते हैं उनका प्रभाव ना के बराबर हो जाता है। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखेंगे, सवालों में इस्तेमाल करेंगे। अब जो अगली चीज है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसमें ग्रुप का क्या
ताकत होती है, ताकत का क्या ऑर्डर होता है। तो सबसे पहले प्लस आई इफेक्ट की बात करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वालों की क्षमताओं का एक ऑर्डर। सबसे बड़ा जो ताकतवर है, जो सिग्मा से सबकी मदद करता है, जो रॉबिन हुड है, तो ये जो O माइनस है बच्चों, ये रॉबिन हुड है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। निगेटिव चार्ज इस बात का प्रमाण है कि इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की बाढ़ आई हुई है, तो अपने बाढ़ का पानी ये जितने भी इसको सूखे ग्रस्त इलाके मिलते हैं उनको बहुत आतुरता के साथ देना चाहता है। तो जहां जहां निगेटिव आए तो आप समझ जाइएगा कि उनकी जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की पावर है, उनका जो प्लस आई इफेक्ट है वो ट्रेमेंडस होगा। तो सबसे ज्यादा O माइनस, फिर CO माइनस, ये आप सीरीज जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद 3 डिग्री कार्बन, क्योंकि देखिए कार्बन का डोनेशन क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसको 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, जो रिसोर्सेज है इसके, भाई कौन दान ज्यादा करेगा, जिसके पास मिल होगी, फैक्ट्री होगी, रिसोर्सेज होंगे। तो जैसे जैसे रिसोर्सेज कम हो रहा है, अब ये देखिए CH3 है, इसके पास तो ना मिल है, ना फैक्ट्री है, ना कुछ है, बेचारा छोटा सा नौकरी करता है, तो इसका डोनेशन क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। इस प्रकार से आप ध्यान रखिए। और इसके पास तो पुश्तैनी, जहां निगेटिव है वहां पुश्तैनी जायदाद है, मिल फैक्ट्री तो छोड़ दिए, पुश्तैनी जायदाद है, राजा है, खूब डोनेट करेगा। इस प्रकार से प्लस आई का ऑर्डर होता है। अब अगला जो है माइनस आई का, माइनस आई की लिस्ट लंबी है भैया, आप तो जानते हैं दुनिया में देने वाले कम होते हैं और लेने वाले बहुत होते हैं, डाकू डकैत तो बहुत होते हैं। तो देखिए माइनस आई के लिए बहुत सारे ग्रुप है, इनका ऑर्डर देखिए। जैसे माइनस चार्ज जब था तो देने की जो कैपेसिटी थी वो बहुत बढ़ जाती थी, इसी प्रकार अगर प्लस है तो खींचने की जो कैपेसिटी है, माइनस आई मतलब खींचना, प्लस आई मतलब देना। तो देखिए ये आप थोड़ा सा सीरीज ध्यान रखेंगे तो बेहतर होगा। Nr3 प्लस बहुत ट्रेमेंडसली खींचता है, जबरदस्त माइनस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन को सामने वाले से खींच लेता है। Sr2 प्लस NH3 प्लस, ये जरा प्लस वाले, यहां पर इतना इलेक्ट्रॉन का खुद ही इनमें सूखा पड़ा है कि ये देंगे क्या, सामने वाले से उल्टा खींच लेते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन से। फिर NO2 SO2R, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये याद रखिएगा, NO2 ध्यान रखिएगा, साइनाइड ध्यान रखिएगा, COH ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी को ध्यान है। उसके बाद आ जाइए OR, OH, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा, आपके सवाल मैक्सिमम बन जाएंगे। तो ये आपका याद करने वाला पोर्शन है, सवाल लगाएंगे उसमें ढेर सारे जो आते हैं सवाल आपको याद हो जाएंगे। तो माइनस आई ग्रुप है। अब देखिए ये जो एप्लीकेशन पार्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या होता है। देखिए इसका एप्लीकेशन 3 प्रमुख होता है, होता तो बहुत है, हम 3 प्रमुख बता रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के लिए जिम्मेदार होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेन आयन के लिए जिम्मेदार होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिटी के लिए जिम्मेदार होता है। और भी होते हैं लेकिन 3 प्रमुख, इन्हीं से सवाल आते हैं। तो अब देखिए हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन में आपने देखा था बच्चों क्या है कि यहां कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का सूखा पड़ा है, कई इलेक्ट्रॉन का सूखा पड़ा है बेचारा, तो कहीं सूखा पड़ा है तो वहां 4 बाल्टी पानी डाल देंगे तो वहां पर क्या स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो वही यहां पर देखिए, यहां पर सूखा पड़ा हुआ है तो यहां से मिथाइल से 1 बाल्टी पानी आया, इधर मिथाइल से 1 बाल्टी पानी आया, इधर मिथाइल से 3 बाल्टी पानी सूखाग्रस्त इलाका में डाल दिए, तो इसको क्या लगेगा, बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल हो गया। अब देखिए यहां पर एक मिथाइल हटा के हाइड्रोजन, तो यहां पर 2 ही बाल्टी पानी आ रहा है, तो सूखाग्रस्त इलाका है, 2 बाल्टी पानी डाले, रिलेटिवली कम स्टेबल है। अब यहां देखिए 1 ही बाल्टी पानी आ रहा है और यहां देखिए सारा गायब हो गया, मतलब यहां पर पानी देने वाले ही खत्म हो गए, तो बेचारा सूखाग्रस्त इलाका का हाल क्या हो जाएगा, बदहाल हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन आप देख सकते हैं। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल। देखिए कैसे डिग्री बताते हैं। मिथाइल कार्बोकेटायन आपने ले लिया, ये देखिए मिथाइल कार्बोकेटायन आपने ले लिया, इस प्रकार से ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ठीक है बच्चों। अब 1 हाइड्रोजन हटा के 1 अल्काइल ग्रुप लगाएंगे तो 1 डिग्री, 2 हटा के 2 अल्काइल तो 2 डिग्री, तीनों हटा के तीनों अल्काइल ग्रुप तो 3 डिग्री। इस प्रकार से 3 डिग्री को टर्शरी भी बोलते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी भी बोलते हैं, 1 डिग्री को प्राइमरी भी बोलते हैं, और जहां तीनों हाइड्रोजन उसको मिथाइल बोलते हैं। इस प्रकार से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हो गया। अब देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन का देखिए क्या किस्सा है, यहां निगेटिव चार्ज है बच्चों। निगेटिव चार्ज मतलब खुद ही यहां पर बाढ़ आई हुई है। अब भैया किसी प्रदेश में बाढ़ आई हुई है, वहां पर आप क्या, वहां 4 बाल्टी पानी डाल दीजिए तो बाढ़ में जो बच भी रहा होगा वो भी डूब के मर जाएगा। यानी बाढ़ग्रस्त इलाके में पानी डालना नहीं, निकालना है। तो यहां पर आपको प्लस आई ग्रुप नहीं लगाने हैं, माइनस आई, जो बाढ़ग्रस्त इलाके से पानी निकालें। अब देखिए निकालने वाली मशीन सबसे तगड़ी है, Nr3 प्लस, ये सब बहुत तगड़ी, NO2 बहुत तगड़ी, साइनाइड बहुत तगड़ा। तो यहां पर अगर आप कंपैरिजन करें तो आप देखिए यहां पर हमने 3-3 NO2 ग्रुप लगा के रखे, 3-3 NO2 जबरदस्त ताकत से ये
पूरा पानी निकाले जा रहे हैं, तो बाढ़ग्रस्त इलाके में राहत मिल रही है, जो डूब रहा था वो बच रहा है। ठीक है, और यहां पर देखिए आपने एक हटा दिया, 2 NO2 लगाया, थोड़ा सा यहां पर दिक्कत आ गई, अब यहां पर एक ही NO2 है और यहां पर एक भी नहीं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -I ग्रुप को कम करेंगे, कार्बेन आयन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और बाढ़ आई है, वहां पर निकालने की बजाय और पानी डाल दिया तब तो एकदम गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आपने अब क्या किया, हाइड्रोजन के स्थान में मिथाइल लगाना शुरू किया। ये देखिए मिथाइल लगा दिया, तो बाढ़ आई हुई थी और आपने जाके पानी डाल दिया, तो जो थोड़ा बहुत बात बच रहा था आदमी वो भी डूब के मर जाएगा। और यहां पर देखिए 2-2 आपने बाल्टी पानी डाल दिया, यहां 3-3 बाल्टी पानी डाल दिया, स्थिति बहुत जलमग्न हो जाएगी, क्योंकि पहले ही वहां बाढ़ की स्थिति है। तो इस प्रकार से आपको ऑर्डर ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन खींचना है। तो बेसिकली बच्चों होता क्या है, जब ये जो कार्बोकेटायन है, कार्बन आयन पे चार्ज आ जाता है, तो कार्बोकेटायन में प्लस है, कार्बन आयन पे माइनस है। ये चार्ज क्या करता है, ये अनस्टेबिलिटी लाता है, क्योंकि कोई भी चार्ज इस प्रकार से जो होता है ना, उसके साथ एक पोटेंशियल एनर्जी जुड़ जाती है। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाने से स्टेबिलिटी घट जाती है। और जब भी कहीं मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, तो प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज होता है। तो चार्ज जितना कम होता है, पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब माइनस चार्ज है, आपने वहां से इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो माइनस चार्ज कम हो रहा है, चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो एक ऑर्गेनिक की बात ध्यान रखेंगे, चार्ज जितना आप न्यूट्रलाइज करेंगे उतना बेहतर होता है। तो किसी एक कैटायन पर या एनायन पर जब चार्ज न्यूट्रलाइज होता है इस प्रकार, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखेंगे, यहां पर क्या हो रहा है बच्चों कि हम लोग कैटायन और एनायन में जो चार्ज के न्यूट्रलाइजेशन की बात करते हैं, उसमें बेसिकली होता कि न्यूट्रलाइजेशन होता कैसे। अब बच्चों आप समझें कि जो मिथाइल है, जब वो इलेक्ट्रॉन देता है कार्बोकेटायन को, मान लीजिए प्लस I इफेक्ट की बात करें, तो मिथाइल कार्बोकेटायन को जब इलेक्ट्रॉन देता है, तो उसका थोड़ा सा प्लस जो कम होता है मिथाइल पे आ जाता है, चार्ज टोटल जो है बैलेंस रहता है। तो वहां पर इसको आप बेहतर तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, जब कार्बोकेटायन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो बेसिकली डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, चार्ज क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कहते हैं ना कि अगर आपको कोई मुसीबत आई तो 4 दोस्त 5 दोस्त अगर मिल जाते हैं, मुसीबत को बांट लेते हैं, तो मुसीबत कम हो जाती है। तो जो मुसीबत है बांटने से कम होती है। तो यहां पर क्या है कि कार्बोकेटायन पे जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं तो मुसीबत को बांट देते हैं, अगर कार्बन आयन है उसमें -I इफेक्ट लगाते हैं तो मुसीबत को बांट लेते हैं, वो लोग अपने कंधे पे लेते हैं। तो ये आपको छोटा मोटा जो अपने आम जिंदगी से कॉन्सेप्ट को देखे रिलेट करना पड़ेगा। अब देखिए एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए बच्चों इसमें क्या है, थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है। जैसे ये आप कार्बोक्सिलिक एसिड देख सकते हैं, यहां पर हमने लिया है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल में जो अल्काइल ग्रुप है उससे हमने ग्रुप G जोड़ा है। ठीक है, अब बच्चों होता क्या है, जब ये आयनाइज होता है तो देखिए अपना H+ इसने निकाला, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। बच्चों आप समझें, ये आयनाइज उतनी आतुरता के साथ होगा जितना कि कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा। आप वो काम ज्यादा करेंगे आतुरता के साथ जिसको करने के बाद आपकी स्टेबिलिटी बेहतरीन रहे। तो जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है उतना बेहतर है। और आप समझे कॉन्जुगेट बेस के ऊपर क्या है, बाढ़ आई हुई है, माइनस चार्ज है। तो आप अगर इसके स्टेबिलिटी का ध्यान रखना चाहते हैं तो जो बाढ़ का पानी है वो बढ़ाएंगे कि घटाएंगे, घटाएंगे। तो जो ग्रुप G लगा है, अगर वहां पर -I इफेक्ट वाला कोई ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को खींचता हो, तो बाढ़ के पानी को कम करेगा, लोगों को राहत मिलेगी और ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो जाएगा। और जैसे ही ये स्टेबल होगा तो एसिड ये देखेगा तो आराम से टूटेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि उसके बाद जो परिणाम है वो स्टेबल है। तो बच्चों आपको यही ध्यान रखना है कि यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ जो ग्रुप है वो इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी है वो इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए ये जो ग्रुप होना चाहिए कैसा होना चाहिए, -I ग्रुप। और +I लगा देंगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। भाई यहां नेगेटिव चार्ज आ रहा है, अगर G क्या है, +I इफेक्ट लगा रहा है, तो और बाढ़ में पानी डाल रहा है और मुसीबत को दावत दे रहा है। तो देखिए कौन सा एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। अगर NR3+ लगा दे G के स्थान पे, जबरदस्त खींचेगा पानी, एकदम वहां पर जो बाढ़ आई है राहत मिल जाएगी। NO2 जबरदस्त, CN फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन खींचने की जो ताकत है कमजोर पड़ेगी,
वैसे वैसे बाढ़ में राहत कम होगी, कॉन्जुगेट बेस फिर लेस स्टेबल होगा और एसिड ये देख रहा होगा तो वो कम टूटेगा, तो उसकी एसिडिटी डाउन चली जाएगी। इस बात को विशेष ध्यान रखें। और इसके बाद जो एक दो एग्जांपल जरा देख लें बच्चों इसके। अब यहां पर देखिए, यहां पर इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं बच्चों, हमने ये जो COH है, अब आप बात समझिए, कॉन्जुगेट बेस बना लीजिए, यहां बनाए, यहां बनाए, यहां बनाए, बाढ़ आ गई। अब देखिए यहां पर जो इलेक्ट्रॉन खींचने का पंप, जो पानी खींचने का पंप कितना दूर लगाएं, तो यहां बाढ़ आई है, पंप लगाएं, यहां बिहार में बाढ़ आई है, पंप लगाएं, महाराष्ट्र, काम कैसे होगा, दूर लगाएं ना, इंडक्टिव इफेक्ट तो कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन यहां पे देखिए बिहार में बाढ़ आई है तो पंप लगाएं यूपी में, चलो बेटर है। यहां देखिए बिहार में बाढ़ आई है, बिहार में ही पंप लगाएं तो खूब खींचेगा पानी और स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, राहत देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जितना नजदीक लगाएंगे उतना कॉन्जुगेट बेस को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, और जितना दूर लगाएंगे और कमजोर लगाएंगे उतना कम स्टेबलाइज करेगा। इस बात को ध्यान रखें। अब यहां देखिए, यहां पर देखिए, यहां जब आपने कॉन्जुगेट बेस बना लिया, बात को समझें। अब देखिए कॉन्जुगेट बेस बना लिया, अब इतना बल्कि ग्रुप है, इसका प्लस आई इफेक्ट जबरदस्त। तो बाढ़ आई और ये खूब सारा जो है 5 बाल्टी पानी और डाल दिया, एकदम गया गुजरा। फिर यहां पर देखिए 2 बाल्टी पानी डाला, यहां 1 बाल्टी, तो भैया 1 बाल्टी तब भी राहत वाली बात है। तो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप अगर आप बढ़ाएंगे तो कॉन्जुगेट बेस गड़बड़ाएगा, स्टेबिलिटी कमजोर होगी और एसिड की एसिडिटी कमजोर होगी, वीक होगी। इस बात को विशेष ध्यान रखें। और यही एप्लीकेशन ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट था बच्चों, ये था इंडक्टिव इफेक्ट। और अगले पार्ट में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट, मीजोमरिक इफेक्ट, जहां रेजोनेंस सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो अगला जो पार्ट होगा वो मीजोमरिक इफेक्ट पे पूरी तरीके से आधारित होगा, जो IIT JEE एडवांस हो, मेंस हो, सबकी जान माना जाता है। तो बहुत सरल भाषा में दुनिया भर के एग्जाम्पल लेकर हम लोग अगले पार्ट में मिलते हैं मीजोमरिक इफेक्ट के साथ। और इस बीच मेरे जितने वीडियोस हैं उसको ध्यान से देखते रहिए। कहीं कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।